दोस्तों आज हम रन बेबी रन मूवी की कहानी सुनने वाले हैं। कहानी में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। इसकी शुरुआत एक मेडिकल कॉलेज से होती है। 2015। कॉलेज के बाहर सभी लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग कैंटीन में खा रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं कि तभी अचानक कॉलेज के बिल्डिंग से एक लड़की धड़ाम से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। लड़की का नाम सोफिया था। इस घटना के ठीक 12 दिन बाद हम एक बड़ी सी बिल्डिंग में सत्या को देखते हैं, यानी हमारी कहानी का हीरो। मगर ये थोड़ा परेशान है और कुछ सोच रहा था कि तभी वो पानी पीता है और एक कुर्सी लेकर बालकनी में रखता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि वो भी सुसाइड करने जा रहा था। पर ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमें सत्या के जीवन में 5 दिन पहले जाना होगा, जहां हम सत्या को एक ज्वेलरी शॉप में देखते हैं। वहां से वो कुछ खरीदता है और जैसे ही वो उस शॉप से बाहर आता है तो उसका सामना कुछ गुंडों से हो जाता है, जो बड़ी बेसब्री से एक लड़की को खोज रहे थे। फिर ये अपनी कार में चला जाता है। वहां से सीधे अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका से मिलने जाता है। ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले थे। सत्या बैंक में काम करता है और आज वो उसके लिए एक गिफ्ट लेके आया था। प्रियंका कार के फ्रंट सीट में सत्या के बगल में बैठी थी और गिफ्ट पीछे वाली सीट पर रखा हुआ था। प्रियंका ने जब अपना गिफ्ट मांगा और सत्या जब उसे देने के लिए पीछे हाथ बढ़ाया तो उसके होश उड़ गए। पीछे वाली सीट पर नीचे की तरफ एक लड़की छिपी हुई थी, जो प्रियंका के सीट के ठीक पीछे थी। अब ये मामला बहुत टाइट हो गया था। आगे गर्लफ्रेंड और उसके पीछे एक दूसरी लड़की, मगर वो लड़की बहुत डरी हुई थी। वो सत्या को इशारों में चुप रहने के लिए बोल रही थी। सत्या चुप तो था पर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वो अपनी गर्लफ्रेंड को जल्दी से उसके घर पर ड्रॉप करता है, मगर जब वो उसके घर पहुंचता है तो प्रियंका के मॉम डैड बाहर ही खड़े थे। वो उसे अंदर आने के लिए बोलते हैं पर वो मना कर देता है। फिर उसके डैड बोलते हैं कि मुझे आज तुम्हारी कार की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरी कार गैरेज में है। अब सत्या मना भी नहीं कर पाया, पर उसके डैड सत्या को बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ और फिर वहाँ से तुम्हारी कार मैं ले लूँगा। फिर ये दोनों बैठकर जाने लगते हैं। लड़की अभी भी कार में ही है। ये दोनों सत्या की बिल्डिंग पहुँचते हैं। वहाँ सत्या उतर जाता है और फिर कार लेके वो चले जाते हैं। पर उसी समय मौका देखकर वो लड़की भी कार से उतर जाती है। उसके बाद सत्या बोलता है कि तुम कौन हो और मेरी कार में कहाँ से आई। लड़की कहती है कि सर मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ। मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए मैं आपके कार में छिप गई थी। मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। पर सत्या को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मेरी अभी अभी सगाई हुई है, कोई तुम्हें मेरे साथ देख लेगा तो प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। इसलिए वो उसे जाने के लिए बोलता है और वहाँ से चल देता है। पर लड़की वहाँ से जाती नहीं। वो उसके पीछे पीछे आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे फ़ोन चार्ज करने दीजिए ताकि मैं किसी को बुला सकूं। सत्या चाहता तो नहीं था पर बोलता है कि ठीक है, बस 5 मिनट। वो कहती है ठीक है। पर 5 मिनट होने के बाद जब वो किसी को कॉल करती है तो इसे कहती है कि प्लीज़ मुझे 1 घंटा यहाँ रुकने दे, उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। पर सत्या अभी डरा हुआ था। वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से अभी चले जाओ। जितना हेल्प हो सकता था वो मैंने कर दिया। सत्या उसे घर से बाहर निकाल देता है। पर जाते हुए वो लड़की कहती है कि सर, अगर कल न्यूज़पेपर में आप मेरी लाश देखना तो अफसोस मत करना। ये सुनकर उसे खराब लगता है। वो उसे फिर अंदर बुला लेता है और उसे गेस्ट रूम में वेट करने के लिए बोलता है और ये भी कहता है कि अगर कोई आ जाए तो मुझे बिना डिस्टर्ब किए चली जाना, क्योंकि अभी एक ऑनलाइन मीटिंग है मेरी। लड़की कहती है ठीक है। लड़की का नाम तारा था। सत्या अपने काम में बिजी हो जाता है। उसकी मीटिंग खत्म होने के बाद वो सो जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। इसकी बाई आकर सत्या को उठाती है और कहती है कि सर मेन डोर खुला हुआ था। सत्या को लगा कि शायद वो चली गई। उसी समय प्रियंका के डैड वहाँ आ जाते हैं उसकी कार वापस करने के लिए। वो अपनी बाई को चाय बनाने के लिए बोलता है। तभी उसकी नज़र सामने रखी हुई एक बैग और चुन्नी पर जाता है, जो कि तारा का था। पर अभी तक किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। ये चुपके से बैग को वहीं छुपा देता है। फिर उसे थोड़ा शक होता है। वो अपने गेस्ट रूम को चेक करता है पर वो वहाँ नहीं थी। पर वो जैसे ही बाथरूम खोलता है तो देखता है कि उसकी लाश बाथरूम में पड़ी हुई है। अब उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। बाहर उसके होने वाले ससुर बैठे हैं और अंदर एक लड़की की लाश है। और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को किसी ने कॉल करके कहा कि बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो वहाँ चेक करने के लिए आई थी। पुलिस ने हर कमरे को देखा पर उन्हें सब नॉर्मल लगा। उन्हें लगा कि शायद किसी ने मजाक किया था।
इसके बाद पुलिस नीचे सीसीटीवी चेक करने के लिए जाती है, पर किसी ने सीसीटीवी को ही खराब कर दिया था। पुलिस ने कहा कि उसे किसी भी तरह सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सत्या वहां से सीधे अपने दोस्त से मिलने जाता है, जो पुलिस भी था, और ये उन पुलिस वालों में से एक था जिसने थोड़ी देर पहले उसके घर को चेक किया था। उसके दोस्त को वो लाश मिल गई थी, पर वो उसे बचाने के लिए अपने ऑफिसर को झूठ बोल देता है। अब वो आकर उससे पूछता है कि तुमने क्या किया है। तब सत्या ने अपनी सारी कहानी सुनाई, पर उसके दोस्त ने कहा कि कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, तुम्हें किसी तरह बॉडी को डिस्पोज करना पड़ेगा। वो थोड़ा डर गया था, पर सत्या ने कहा कि हम पुलिस के पास क्यों नहीं जा सकते, पर उसने कहा कि तुम फंस जाओगे और तुम्हारे साथ मैं भी। फिर सत्या ने उसकी बात मान ली। वो घर गया और अपने घर से एक लाल रंग का बैग लिया और लाश को उसमें डाल दिया, और किसी तरह छुपते छुपाते बिल्डिंग से निकलकर बैग को अपनी कार के डिक्की में डाल देता है और वहां से निकल गया। इसने प्रियंका को कहा कि उसके ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है। सत्या को कुछ दूर जाने के बाद उसकी कार में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उसे मैकेनिक भी नहीं मिल रहा था, पर उसने एक मैकेनिक खोजा, पर जब उसने चेक किया तो कहा कि सर ये सुबह ही बन पाएगा। उसके बाद उसने अपने पुलिस वाले दोस्त को कॉल किया और उसे बताया कि उसकी कार खराब हो गई है, पर उसके दोस्त ने उसे किसी टैक्सी को लेने से मना कर दिया। फिर उसने देखा कि एक प्राइवेट गाड़ी है जो पैसेंजर बैठा रही है। वो उसी गाड़ी में मानपुर के लिए बैठ गया। गाड़ी में ड्राइवर को लेकर टोटल 5 लोग थे, जिनमें एक लड़की भी थी। गाड़ी में आगे एक आदमी बैठा हुआ था जो बहुत बोल रहा था। वो बार बार उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी थोड़ी देर चलने के बाद एक चाय दुकान पर रुकती है। चाय पीने के बाद गाड़ी में ही बैठे 2 पैसेंजर में आपस में मारपीट हो जाती है। इतने में वहां से कुछ बाहर से लोग भी आ जाते हैं, पर सत्या किसी तरह उन लोगों को छुड़ाता है और फिर वो वहां से आगे निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस चेकिंग थी। पुलिस वाले ने देखा कि एक प्राइवेट गाड़ी है और ये पैसेंजर लेके जा रही है, और गाड़ी में एक लड़की भी है। तो उसने सभी को गाड़ी से बाहर आने को कहा और एक बस रुकवाई और सभी को बस में चढ़ा दिया। सत्या भी उतर गया, पर उसने अपने बैग को गाड़ी से नहीं निकाला जिसमें लाश थी। वो अब बस में चढ़ गया। वो अब बस से मानपुर जाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो गाड़ी भी पीछे पीछे आ रही है। शायद पुलिस वाले ने उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे गाड़ी बस से आगे निकल जाती है। सत्या देखता है कि बैग अभी भी बस में ही है। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी रुक जाती है। उसे रुका हुआ देख ये भी बस से उतर जाता है और छिप कर देखता है कि वो आदमी क्या कर रहा है। वो गाड़ी जहाँ रुकी थी वो उसका घर था और वो वहाँ अपनी माँ के साथ रहता था। उसने अपनी माँ को कहा कि मैं पहले गाड़ी धोऊंगा और फिर खाना खाऊंगा। इसके बाद वो गाड़ी धोने लगता है। ये सब होते हुए सत्या पेड़ के पास छुप कर देख रहा था। वो आदमी गाड़ी में पानी मारना शुरू करता है और तभी उसकी नज़र उस बैग पर पड़ जाती है। वो पीछे से गेट को खोलता है और जैसे ही बैग को देखता है तो वो ज़ोर से चिल्लाता है। उस बैग की चैन से उस लड़की की एक उंगली बाहर की तरफ आ गई थी। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। वो बोलती है कि पुलिस को कॉल करने के लिए, पर उसे लगा कि वो फंस जाएगा। वो अपनी माँ को अंदर भेजता है और उस बैग को गाड़ी से निकालता है और उसे घसीटकर अंधेरे रास्ते की तरफ लेकर जाता है। सत्या भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो उस बैग को खींचकर शमशान में लेकर जाता है। वहाँ जाते हुए बैग टूट जाता है, पर वो फिर लाश को लेकर शमशान में जला देता है और साथ में बैग को भी डाल देता है। सत्या अभी भी ये सब होता हुआ देख रहा था। उसके बाद वो घर चला जाता है और सत्या भी अपने घर चला जाता है। सुबह जब वो सोकर उठता है तो मालूम चलता है कि शमशान में बहुत सारी पुलिस आई हुई है। सत्या ये सुनकर वहाँ तुरंत जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। वहाँ के केयर टेकर ने पुलिस को कॉल किया था क्योंकि उसे जले हुए पैर मिले थे। पुलिस को ये पता लगता है कि ये कोई लड़की थी और वहाँ बैग के जले हुए टुकड़े भी मिलते हैं। इसके बाद पुलिस कुत्तों को बुलाती है। कुत्ते उस बैग को सूंघने के बाद वो सीधे उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं जिसमें लाश को लाया गया था। पुलिस को वो गाड़ी भी मिल जाती है, पर जब ये पता किया जाता है कि गाड़ी किसकी है तो मालूम चलता है कि उसने फांसी लगा ली। सत्या लोगों की भीड़ में खड़ा था। फिर उसे एक कॉल आता है और ये कहा जाता है कि ड्राइवर की मौत से ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाता है, इसलिए तुम भी शादी कर लो और चुपचाप रहो और ज़्यादा जासूसी करने के बारे में मत सोचना, नहीं तो अगली लाश तुम्हारी होगी।
इसके बाद फ़ोन कट जाता है। ये तो एक बात थी, पर सत्या को उस लड़की और ड्राइवर का चेहरा अपने सामने दिख रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस केस में जो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो कबीर अहमद था, जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। पर उसके पास समस्या यह थी कि उसे पता नहीं था कि ये लड़की कौन थी। सत्या अपने दोस्त से मिलता है और उसे बताता है कि उसे चुप रहने की धमकी मिल रही है। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें अब इसमें नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो उसने जो कुछ भी अभी तक किया है उससे लगता है कि वो बहुत खतरनाक है। पर यह बात सत्या को अच्छी नहीं लगी। पुलिस वाला इस केस को क्लोज कर देता है, पर वो उस ड्राइवर की माँ से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उससे उस रात की सारी बात पूछता है। उसकी माँ उसे सारा बात बताती है कि कैसे उसके गाड़ी में वो बैग आया और फिर कैसे उसके बेटे ने उसे जलाया। उसे एक इन्फॉर्मेशन और मिलती है कि उसकी गाड़ी में उस दिन 5 पैसेंजर थे। इसके बाद कबीर अपने लोगों से पूछताछ करता है जिन्होंने उस रात गाड़ी को रोकी थी और सभी को बस में बैठाया था। वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे एक एक पैसेंजर के बारे में जानना है। अब वो सबसे पहले वहाँ जाता है जहाँ पर गाड़ी ने पैसेंजर्स को उठाए थे। वहाँ से उस आदमी के बारे में पता चलता है जो उस रात लड़की को परेशान कर रहा था। जब उससे पूछा गया कि क्या तुम उन लोगों में से किसी को जानते हो, तो उसने उस चाय वाले का नाम लिया जहाँ पर इन लोगों की मारपीट हुई थी। इस तरह करते करते पुलिस सत्या तक पहुँच जाती है। वो पूछताछ करती है, मगर सत्या ने कहा कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद पुलिस उसे जाने देती है। सत्या जब वहाँ से निकलता है तो रास्ते में एक ट्रक उसे जान से मारने की कोशिश करती है, पर यह बच जाता है। उसे अपने दोस्त का कॉल भी आता है जो पुलिस में था। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब ये वहाँ जाता है तो उसका दोस्त बोलता है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, और सिर्फ यही नहीं, कल मेरा बेटा गायब हो गया था और फिर वो वापस आ गया। और उसके हाथ में एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था कि अगर तुमने अपने दोस्त की मदद की तो इसके बाद तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। वो सत्या को कहता है कि अब मैं और मदद नहीं कर सकता, मैं अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। सत्या ने उसकी बात समझी और वो वहाँ से चला गया। पर जब वो घर आया तो देखा कि घर में सभी लोग बैठे हुए हैं। उसकी माँ, उसका होने वाला ससुर, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके मामा। सत्या ने पूछा कि क्या हुआ। तब प्रियंका के फादर ने लैपटॉप में उसकी और तारा की तस्वीरें दिखाई जो साथ में सोए हुए थे। सत्या ने कहा कि माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, पर किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। उसके ससुर ने उसका और प्रियंका का रिश्ता तोड़ दिया और उसे वो पेनड्राइव भी दी जिसमें वो तस्वीरें थी जो किसी ने उसे भेजा था। सत्या कुछ भी नहीं बोल पाया और वहाँ से बाहर निकल गया और फिर अपने घर आ गया। और दोस्तों, यही वो समय था जब उसने सुसाइड के बारे में सोचा और अपनी बालकनी पर खड़ा हो गया। लेकिन ठीक समय पर उसके माँ का कॉल आ गया। उसने कहा कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम ठीक तो हो ना। उसकी माँ ने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे निकलने की कोशिश करो, उसका सामना करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अपनी माँ की बातें सुनकर वो रोने लगता है, मगर सुसाइड नहीं करता। इसके बाद सुबह हो जाती है। उसे याद आता है कि तारा का एक बैग और चुन्नी उसके घर पर है। वो उसके बैग को खोलता है तो उसे उसके हॉस्टल के बारे में पता चलता है। इसके बाद वो तारा के हॉस्टल पहुंचता है और वहां सिस्टर से मिलकर तारा के बारे में पूछता है। जैसे ही वो तारा का नाम लेता है तो सिस्टर को गुस्सा आ जाता है। वो गार्ड से बोलकर उसे निकाल देती है और गार्ड को भी बहुत सुनाती है। वहाँ से निकाले जाने के बाद वो थोड़ा वेट करता है। इसके बाद जब गार्ड की छुट्टी हो जाती है तो वो पीछे पीछे उसके घर पहुँच जाता है। उसे वहाँ देखकर गार्ड डर जाता है, पर फिर उसके पूछने पर वो तारा के बारे में बताता है कि वो बहुत अच्छी लड़की थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। पर उसके गायब होने के बाद कुछ लोग आए थे जो उसके कमरे में कुछ खोज रहे थे। वहाँ से उसे फादर के बारे में पता चलता है जो एक एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट थे। तारा एक अनाथ लड़की थी, लेकिन अपने टैलेंट के दम पर उसका एडमिशन हुआ था। वहाँ से सत्या उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ फादर एडमिट थे और जहाँ तारा काम करती थी। पर हॉस्पिटल में जाने के बाद जब उसने तारा के बारे में पूछा तो कुछ लड़के जो वहाँ डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे थे वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वहाँ के डीन वहाँ आते हैं और सारे मामले को संभालते हैं। डीन से उससे पता चलता है कि हॉस्पिटल में तारा की एक दोस्त सोफ़ी ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था।
जिसकी दोस्तों ये वही लड़की थी जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था कादिर। डीन सत्या को उससे मिलाने के लिए लेके जाता है, पर जब सत्या कादिर से मिलता है तो वो उस पर गुस्सा होने लगता है। उसे लगता है कि फादर की वजह से ही सोफी ने सुसाइड कर लिया था और वो तारा पर भी अपना गुस्सा दिखाता है। वहाँ कुछ और भी लोग थे जो सत्या और डीन को मारने लगते हैं, पर सत्या डीन को बचाकर किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलता है। पर इस झगड़े में सोफी के बॉयफ्रेंड ने एक फाइल का जिक्र किया जो कि तारा के पास था। तब सत्या सबसे पहले अपने कार को चेक करता है तो उसे वो फाइल मिल जाती है। उस फाइल को देखने के बाद वो सबसे पहले तो सोफी के बॉयफ्रेंड के पास जाता है और वहाँ से उस चर्च में जाता है जहाँ के फादर ने उसे पाला था, पर अब वो हॉस्पिटल में है। उसे पता चला कि उस रात जब तारा ने सत्या के घर पर किसी को कॉल किया था तो वो फादर ही थे, पर बीच रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद सत्या उस एक्सीडेंट वाले जगह पर जाता है और सारे चीज़ों को देखता है और उसके बाद कादिर से उसकी बात होती है। वहाँ से जब वो अपने फ्लैट पे जाता है तो उस पर कोई हमला कर देता है जो उससे फाइल मांग रहा था, पर फिर बिल्डिंग के कुछ लोगों ने मिलकर उसे बचाया। फिर उसे मालूम चलता है कि उसका बाथरूम जाम हो गया था और उसे साफ करवाया गया है। उसे कुछ शक होता है। वो उस कचड़े को देखता है तो उसमें एक टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन मिलता है। वो सारे सबूतों को इकट्ठा करता है। इसके बाद डीन से मिलने जाता है। पहले तो उसे बातों में फंसाता है और फिर वो इन सब के पीछे जो है उसका नाम लेता है। इन सब के पीछे डीन खुद था। वो अनाथ लड़कियों को मारकर उसके सीट को किसी पैसे वाले को बेच देता था, क्योंकि जो लड़कियां अनाथ होती थी उनकी खोजबीन के लिए कोई भी नहीं आता था। फादर अच्छे आदमी थे। डीन ने उसे भी मारने की कोशिश की। ये सब जानने के बाद वो सत्या को मारना चाहता था। दोनों की लड़ाई होती है और सत्या उसे बहुत मारता है और उसने सोफी के बॉयफ्रेंड कादिर को भी वहाँ बुला लिया था ताकि वो भी अपना बदला ले सके। उसे कादिर के हवाले करके वो वहाँ से चला जाता है और उसके पास जो सबूत थे उसकी एक कॉपी वो पुलिस को दे देता है। और दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।